हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोगों का हिंदी पैडालॉजी का। और हिंदी पैडालॉजी में हमारा जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। पहला ऑप्शन है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। दूसरा है छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना। उपयोग सभी। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पे विभाजित करना जो रहता है ना, विभाजित करना, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसको देख के आप हटा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर। हम लोग कभी भी किसी भी बच्चे की दोष जो होता है ना, उसको हम लोग मतलब उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना ये भी नहीं है पॉसिबल। हमारा सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से बोला है तो व्यक्तिगत रूप से पॉसिबल नहीं है। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे को एक एक बच्चे को लेकर आप सब में क्या कमजोरी है उसको फाइंड आउट करो, फिर उसे दूर करो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। महर्षि पतंजलि, स्वीट महोदय, डॉक्टर जेगर और कामता प्रसाद। ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो भाई ये स्टेटमेंट जो है ये आपका डॉक्टर जेगर ने दिया है। ठीक है, देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक आध दो आ जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको जो है टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन के लिए आप कितना पढ़ोगे। ठीक है, तो क्योंकि आप यहाँ पे हिंदी में हम बता दें कि 15 पैडालॉजी में से आपका 12 या 13 पेडोलॉजी जो रहता है बहुत ही ईजिली बन जाता है। बाकी 15 में से पैसेज आता है वो भी बहुत ईजिली बनता है, एक आध दो ग्रामर अगर छोड़ के। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को भी जो है आप स्किप कीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जैगर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सावधानिक उपयोग होता है। प्रथम पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षा पर, दूसरा माध्यमिक कक्षा स्तर पर, तीसरा है उच्च कक्षा स्तर और चौथा है उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर। अब देखिए कविता शिक्षण में गीत प्रणाली यानी कविता जब आप पढ़ाओगे तो उसमें गीत, जैसे हम लोग गीत गा के नहीं कविता पढ़ाते हैं, तो ये किस स्तर में सबसे उपयोगी होता है। तो ये जो है ना आपका प्राथमिक कक्षा स्तर पे सबसे उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को जब इंटरेस्ट आता है ना तो वो जो है और भी अच्छे से सुनते हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण के डैश प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रा के लिए हितकारी है। गीत समीक्षा और अर्थकथन और व्याख्या। अगर हम देखें कि अगर हम उच्चतर माध्यमिक कक्षा की बात करें तो अगर वहाँ पे हमें कविता पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या होगा, तो उसके लिए हमारा समीक्षा जो रहता है वो सबसे बेटर तरीका होता है। ठीक है, गीत जो रहेगा ये प्राथमिक कक्षा स्तर के लिए होगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सावधानिक महत्वपूर्ण है। पहला समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और चौथा भाषा की पाठ्य पुस्तक। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप बता ही सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो भाषा सीख जाते हैं ना, 3-4 साल के बच्चे या 2 साल के बच्चे भी, 2.5 साल के बच्चे, वो देखिएगा भाषा बोलने लगते हैं। तो उन्हें किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, क्या वो पुस्तक पढ़ते, भाई वो पुस्तक तो पढ़ता नहीं है। क्या आप उससे क्वेश्चन आधारित प्रश्न पूछोगे, नहीं। पाठ पर आधारित प्रश्न, वो पाठ ही नहीं पढ़ेगा तो उसको आधारित प्रश्न कैसे पूछिएगा। क्या उसको आप व्याकरणिक नियम बताइएगा, नहीं। घर में बच्चे जितने बच्चे घर के वातावरण जैसा रहेगा, जितना समृद्ध भाषिक वातावरण रहेगा बच्चे उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है उन्हें कक्षा में अलग बैठना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तीसरा है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अब देखिए जो बाधित बच्चे हैं उसको अगर हम भाषा सिखाएं तो क्या करें, क्या उसको कम पाठ वाला पाठ्य पुस्तक का निर्माण करें। ऐसा तो भाई हमें बिल्कुल नहीं करना है ना, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। तो हमारा
करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो जो नहीं करेंगे उसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। फिर उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल, ऐसा नहीं है कि हम उसको कहीं शामिल नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो बिल्कुल गलत बोला है भाई, इसको हटा दीजिए। फिर उन्हें कक्षा में अलग बैठाना हमें नहीं है, अलग नहीं बैठाना है। समावेशी शिक्षा जो बोलता है वो कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ये कहते हैं हर एक सब बच्चे जो है एक ही साथ पढ़ेंगे और एक ही जैसा शिक्षा लेंगे, तो फिर अलग हम क्यों बैठाने जाएंगे उसको। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में कभी भी अलग बैठाने की बातें नहीं किया जाता है। तो यही है ना कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो जो है उसको भाषा सिखाने के लिए हम लोग अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है लेकिन सुन तो सकता है ना, तो सुनेगा तो वो ऑब्वियसली भाषा बोलना सीखेगा। तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या शब्दानिक महत्वपूर्ण है। यानी जब पाठ्य पुस्तक हमें पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या पाठों की संख्या होना चाहिए, या प्रसिद्ध लेखक की रचनाएं होनी चाहिए, या ऐसे पाठ जो बच्चे की संवेदना लोक के साथी बन सके, या ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो वही हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखिए अलंकारिक भाषा से युक्त हो, ठीक है, ये तो आपका सही नहीं है। तो और या क्या प्रसिद्ध लेखक की रचना, जो प्रसिद्ध लेखक है उन्हीं की रचनाएं हम पढ़ाए, ये भी सही नहीं है। ये कितने पाठ पढ़ा रहे उनकी संख्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई हम जो भी पढ़ाए वो बच्चों की संवेदना लोक के साथ ही बन सके, ठीक है। तो आंसर थर्ड जो रहेगा ये करेक्ट, संवेदना लोक, याद रखिएगा संवेदना ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। हिंदी में ये चीज़ आपका कीवर्ड जो है देखने को मिलता है, तो ऐसा कीवर्ड देखने को मिल जाए तो ये आपका एक पॉजिटिव कीवर्ड है। आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नविता पहली कक्षा में पढ़ती है और वो मेरे को आम बहुत अच्छा लगता है, मुझे थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो पहला ऑप्शन है नविता केवल मैं वाले वाक्य नहीं बोल पाती, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना नहीं जानती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें अगर वो मुझे मुझे मेरे इस तरीके का वर्ड यूज़ कर रही है तो उसे लिंग वचन और क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना नहीं आता है। थर्ड आंसर, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस यहाँ पे नविता की जगह कोई और नाम दे दिया जाएगा, इस स्टेटमेंट की जगह कोई और स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो यही रहेगा, ठीक है। तो आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में अध्यापक कक्षा शिक्षण के उपरांत पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि पहला ऑप्शन है छात्रों को वर्तनी का ज्ञान है या नहीं, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं। अब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई आप ही बताइए, अगर मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, पहले वो कुछ पढ़ाता है और फिर पढ़ाने के बाद उससे पूछ लेगा भाई ये बताओ क्या हुआ इसके बाद, नहीं क्या हुआ था इसके साथ, फिर उससे रिलेटेड ये कहाँ गया था, ठीक है, कोई कहानी बता रहा है बीच में से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखना चाहता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे मेरी बातों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो हमारा थर्ड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन करती है, दूसरा पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है, तीसरा पुस्तक मालिक चिंतन की सशक्त यहाँ पे मालिक बोल दिया, यहाँ पे थोड़ा मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ये मार्गदर्शन भी करती है और ये बिना टीचर के भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है,
संप्रेषण का एकमात्र साधन है या एक नियमबद्ध व्यवस्था है? बताइए क्या हो जाएगा? तो भाषा स्वयं क्या है भाई? तो भाषा जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक ये जो है ना एक नियमबद्ध व्यवस्था है, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। नेक्स्ट है, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। नेक्स्ट है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। उपयुक्त सभी कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि हमारे विश्व में जितनी भी भाषा है अगर हम थोड़ा सा फेर बदल दें तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही लिपि में हम उसको लिख देंगे। भाई हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि है, उसको हम लोग थोड़ा फेर बदल के एक ही लिपि में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सत्य नहीं है। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। देखिए यहाँ पे जो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है हमें कभी कभी क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। अगर थोड़ा फेरबदल कर दिया जाए तो एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। तो हमारा आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोलने में थोड़ा थोड़ा कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाता है और कभी हम खुद गलत करके आ जाते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये स्टेटमेंट सही है, सत्य नहीं है, ठीक है। अगर ये बोल देता कि फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, बिल्कुल ये लिखी जा सकती है, ठीक है, हाँ नहीं लिखी जा सकती बोला गया है, लिखी जा सकती है। अगर सभी भाषा से मतलब कि विश्व की जितनी भी भाषा है अगर थोड़ा सा फेर बदल दे, ठीक है, तो हम लोग उसको एक ही लिपि में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलते रहती है। ये तो आप भी जानते हैं कि भाई हम बोलते कुछ और है, थोड़ा देर के बाद अपना चेंज भी कर दें कि हम ऐसा नहीं ऐसा बोले थे, लेकिन अगर हम लिखित तरीके पे दें तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? चॉम्स्की का, ऑरिगेन का, वाइकॉस्की का, चीन प्याजे का। अब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये आपका ऑरिगेन ने कहा था। 73 का आपका जो है आंसर 2 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अध्ययन प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसे मूल्यांकन कहलाता है निरंतर, निर्मात्मक, संज्ञानात्मक और विशेषणात्मक, विशेष ज्ञानात्मक। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा, निर्मात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तथ्य को ध्यान में रखकर स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है, बच्चे अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं। दूसरा, बच्चे का भाषा ज्ञान प्रारंभ में शून्य होता है। बच्चे में भाषा संबंधी कौशलों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। उपयुक्त सभी, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, किसे ध्यान में रखकर स्कूली पाठ्यचर्या या भाषा शिक्षण को उद्देश्य तय किया जाना चाहिए। तो ये कि बच्चा जो है पहले तो अच्छी खासी भाषिक व्यवस्था के साथ स्कूल आता है और भाषा ज्ञान प्रारंभ में जो रहता है वो शून्य होता है और सभी संबंधित कौशल का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। भाषा संबंधी कौशल, सॉरी यहाँ पे भाषा संबंधी कौशलों का बोल रहा है, ठीक है। तो हमें इन तीनों तथ्य को अपने दिमाग में लेना है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए इन तीनों बातों को ध्यान में हमें रखना है कि उसका भाषा ज्ञान जो है वो बिल्कुल शून्य है और भाषा संबंधी कौशलों का उससे अभाव भी है और उसे भाषिक व्यवस्था के साथ यानी अच्छा खासा उसे भाषा बोलना भी आता है। इन तीनों चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर अपना स्कूली पाठ्यचर्या में जो है भाषा शिक्षण को जो है शामिल करना चाहिए। आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा पैडालॉजी का क्वेश्चन जो रहता है बहुत ईजी आता है, लेकिन हमें यहाँ पे समझने की कोशिश है, क्योंकि आपको लगेगा कि हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही क्या है? अगर आप 5 या 10 साल का प्रीवियस से क्वेश्चन कीजिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।